गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी। अब उतना ही इम्पोर्टेंट एक नया टॉपिक हम कंसिडर करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसको शॉर्ट में हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं EN। अब स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए A और B ये दो एलिमेंट हैं, दोनों ने आपस में शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक इलेक्ट्रॉन B का है। ठीक है, और कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, यानी एकदम एग्जैक्ट बीच में है ये साइड इलेक्ट्रॉन। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकल आपको शो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो एलिमेंट A है ये इस तरह से है और एलिमेंट B है वो छोटा है, ये एलिमेंट B है और ये साइड इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो बताइए ये साइड इलेक्ट्रॉन है कौन सी न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आप देखिए ये डायग्राम देख के आप खुद आइडिया लगा लेंगे। डेफिनेटली ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, छोटी साइज वाला एटम है, उसका न्यूक्लियस है, इनसाइड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस डायग्राम से हमको आइडिया लग गया कि छोटी साइज वाला जो एटम है इनको क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो गए, तो इनसाइड इलेक्ट्रॉन को जो आपने देखा कोवेलेंट बॉन्ड में जो साइड इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो नेचर है हम उसी को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो A और B के जो बीच के जो साइड इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए ये B की तरफ थोड़े से क्या हो रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा इधर मूव कर गए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर गए, या यूं कहें कि B एलिमेंट ने ये साइड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो इन अट्रैक्ट करने की इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के साइड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के नेचर को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी साइज छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है जी, क्योंकि छोटी साइज वाला एलिमेंट है उसकी न्यूक्लियस है, उन साइड इलेक्ट्रॉन के ज्यादा नजदीक रहेगा, वो उनको क्या करेगा, इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि जहां साइज जिसकी छोटी दिखे तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी वो साइड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलिए इसी पर हम डिस्कस करते हैं। हमने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पूरी साइज को हमको ध्यान है कि किस तरह से कैसी साइज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है। तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा कि एक पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो बताइए साइज क्या हो रही थी, साइज डिक्रीज हो रही थी, साइज डिक्रीज हो रही है, साइज छोटी हो रही है। ठीक है, और एक ग्रुप में, इन ग्रुप कोई सा ग्रुप्स हो, टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऊपर छोटी है फिर नीचे, इधर साइज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर छोटी, इस तरह से छोटी हो रही है। तो अब आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को, साइड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो छोटे साइज वाले एलिमेंट्स की ज्यादा होगी। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इन एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में तो आपको पता है दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। हम बात करते हैं सेकंड पीरियड से। सेकंड पीरियड में देखिए सबसे पहले क्या है, लिथियम, फिर क्या है, बेरिलियम, फिर बीच में डी ब्लॉक आ गए, जगह छोड़ दी, फिर हम वापस से स्टार्टिंग क्या, बेरिलियम के बाद में क्या है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन।
और नियॉन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 18 ग्रुप का है, तो उसकी तो साइज ही सबसे बड़ी है। क्यों साइज उसकी सबसे बड़ी है? क्योंकि उनकी जो रेडियस हम कंसिडर कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? वान डेर वाल रेडियस की बात करते हैं उनके लिए। तो अब इस सेकंड पीरियड में आप बताइए, लेफ्ट टू राइट, इधर से जब मैं इधर मूव कर रहा हूं तो साइज धीरे धीरे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी? डेफिनेटली जिसकी साइज छोटी होगी, और साइज छोटी किसकी है? फ्लोरीन की। तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर ये रहेगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, इस तरह धीरे धीरे सबकी कम होती जाएगी, और सबसे कम किसकी होगी? लिथियम की होगी। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऑर्डर को आपको याद रखना, लेफ्ट टू राइट क्या होती है? कम हो रही है। पॉलिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, इनको एक अपनी स्केल, पॉलिंग स्केल में इसकी वैल्यू क्या रखी है? 4। तो आपको याद रखना सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है फ्लोरीन की है 4.0। तो इसका याद रखने का तरीका क्या है? आप लिथियम से स्टार्ट कीजिए, इसको 1 दीजिए, ठीक है, 1.0। उसके बाद में 0.5 ऐड कीजिए, तो इसके लिए कितनी होगी? 1.5। फिर उसमें और 0.5 ऐड किया तो क्या होगा? 2.0, देन 2.5, और नाइट्रोजन के लिए क्या होगा? 3.0 एंड 3.5। ये थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में लिथियम से इधर नीचे जाते हैं तो क्या होगा? सोडियम, फिर बोलिए इसके आगे क्या आएगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो नीचे जाने पर इनकी साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो अगर इसकी 4 है तो इसकी क्या होगी? उससे कम होगी। ऑक्सीजन की 3.5 है तो सल्फर की डेफिनेटली क्या होगी? उससे कम होगी। तो याद करने का तरीका ये है कि जैसे आपने यहाँ पर इसको 1.0 माना तो हम उससे थोड़ी कम मान लेते हैं, 0.9 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 0.3 जोड़ते जाइए तो इसका कितना होगा? 1.2। इसमें और 0.3 जोड़िए तो 1.5। तो देखिए इनसे तो कम हो रही है। इसमें और आप 0.3 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 1.8। इससे तो कम हो रही है, ठीक है। यहाँ फिर आप चाहिए तो इसमें 0.4 जोड़िए, 1.2, इनसे कम हो रही है। फिर क्या होगा? 2.6, और ये 5 भी जोड़ते हैं तो 2.6 पॉइंट समथिंग, 2.7, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3.0, ये 2.5 और ये 3.0। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली आपको इनका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, जिसकी साइज छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, तो ये आपको एक पीरियोडिसिटी पता चल गई कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और एक हाइड्रोजन की भी आप याद रखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को 2.1 माना गया है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या? सैड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी, ये सीख लेंगे तो देखिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। अब ये सैड इलेक्ट्रॉन बीच में थे, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 और इसकी 3.0। तो बताइए ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? क्लोरीन की। तो ये सैड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे? क्लोरीन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर होंगे, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन की तरफ होगा। तो क्लोरीन पर इन पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर में अगर आप रिएक्शन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो वहाँ बॉन्ड का डिसोसिएशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे तो किस पर नेगेटिव चार्ज होगा, किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये मॉलिक्यूल है, पोलरिटी शो कर रहा है। क्यों पोलरिटी शो कर रहा है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, थोड़ा सा इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो स्टूडेंट, हम क्या है कि आयोनिक और कोवलेंट नेचर को डिटेक्ट करने के लिए इसको काफ़ी यूटिलाइज करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है,
तो हम समझेंगे कि हम बताएंगे कि वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स कैसे हैं, आयोनिक नेचर के हैं। तो इस अगर सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको जान करके समझ करके हम काफ़ी आइडिया लगा सकते हैं उनकी नेचर क्या होगी। तो एक जनरल आइडिया ले रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पर डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा, ये पीरियोडिक टेबल आपने देखिए, ये एस ब्लॉक है, बीच में फिर क्या है, डी ब्लॉक है, और फिर ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। इन्हीं से अलग हटाकर क्या रखे हमने, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग रखा है। और इनमें सबसे अब नॉर्मल है, आपने 11th में आगे पढ़ना है एक चैप्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, वो अब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक के साथ भी कंसीडर किया जा सकता है, और हाइड्रोजन है वो पी ब्लॉक के 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ भी कंसीडर किया जा सकता है। क्यों किया जा रहा है, क्या वजह रही होंगी, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ रखनी चाहिए, ये सब हम अलग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़ते हैं, तो बाकी जनरल बातें देखती हैं। अगर देखिए एस और पी, ये एलिमेंट एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो डेफिनेटली इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो एस और पी ब्लॉक से बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो आयोनिक नेचर के होंगे। ठीक है, वो किस नेचर के होंगे, आयोनिक। जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक से मैंने सोडियम उठा लिया और यहाँ से क्लोरीन उठा लिया, तो सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना है। ठीक है, और ये बताइए किस नेचर का होगा, तो आप कहेंगे सर ये आयोनिक नेचर का होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से एक एलिमेंट कैल्शियम उठाया है, यहाँ से ऑक्सीजन उठाया है, तो अब आपसे पूछे कि कैल्शियम ऑक्साइड किस नेचर का होगा, तो आप कहेंगे कि डेफिनेटली ये तो आयोनिक नेचर का होगा। यहाँ डी ब्लॉक में से, यहाँ हो सकता है यहाँ एफ ब्लॉक में से कोई एलिमेंट आप उठाते हैं, जैसे एफ ब्लॉक में से थोरियम उठाते हैं और थोरियम ऑक्साइड के साथ थोरिया बनाना, THO2, थोरियम ऑक्साइड, तो बताइए किस नेचर का होगा, तो आप कहेंगे कि ये एस या डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं इनके पी ब्लॉक के साथ कोई भी रिलेशन बनते हैं, कोई भी बॉन्डिंग होती है, वो सारे के सारे किस नेचर के होंगे, आयोनिक नेचर के होंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इनकी नेचर को समझने में। और देखिए अगर ये गैप जितना ज़्यादा है, ठीक है, ये गैप एस ब्लॉक जितना, इधर एलिमेंट जितना दूर है, मेटलिक नेचर है, और इधर ये नॉन मेटलिक नेचर ज़्यादा है, फिर आपस में ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो बॉन्ड हैं वो डेफिनेटली किस नेचर के होंगे, आयोनिक नेचर के होंगे। क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो उनकी नेचर क्या होगी, आयोनिक नेचर होगी। ओके, अब जैसे जैसे ये मेटल्स हैं इस तरफ खिसक रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ का कोई मेटल्स है जिंक, और इनके साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो उसकी आयोनिक नेचर बहुत कम होगी। वो कैसे नेचर के हो सकते हैं, वो कोवलेंट नेचर के भी हो सकते हैं। तो अगर बात करते हैं कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये लो सोडियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर जिंक है, ठीक है, और यहाँ सोडियम है, तो ज़्यादा आयनिक नेचर का कौन सा होगा, तो बगैर सोचे समझे आप बताएंगे डेफिनेटली ये ज़्यादा आयनिक नेचर के होंगे। वजह, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए अगर यहीं के एलिमेंट आपस में, ये तो हमने बात की P और S या P और D या मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये गैप जितना ज़्यादा है आयनिक नेचर उतनी ही ज़्यादा। किस बेसिस पे बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे बता रहे हैं। दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, आयनिक नेचर ज़्यादा होगी। अब देखिए हम बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, आपस में बात करते हैं। अगर ये एलिमेंट इस तरह है, यहीं का एलिमेंट कोई आपस में ही बॉन्ड बना रहा है, पी एलिमेंट पी के ही किसी दूसरे एलिमेंट से, पी ब्लॉक के ही दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड बना रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है, तो ये कोवलेंट नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे, कोवलेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन इससे बिलोंग करता है, और क्लोरीन, सिलिकॉन ये लो SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो किस नेचर का होगा, डेफिनेटली कोवलेंट नेचर का होगा। यहाँ कार्बन लिया, ठीक है, और क्लोरीन ले लिया CCl4, किस नेचर का होगा, कोवलेंट नेचर का होगा। ठीक है, फास्फोरस ले लिया, ठीक है, PCl5, PCl3, ठीक है, IF आयोडीन, और इधर का ICl3, ठीक है, CO2 कार्बन भी पी ब्लॉक का, ऑक्सीजन भी इधर का है, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2,
ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट आपस में क्या है, अगर बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो इनकी नेचर कैसी होगी, इनकी नेचर कोवलेंट नेचर होगी। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। आपने पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर ली है, सब जानते हैं आप। अब सिंपल सी बात है, गैप ज्यादा बढ़ रहा है तो आयनिक करैक्टर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें कौन से करैक्टर बढ़ रहे हैं, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन क्या है, पूरा का पूरा बदमाश एलिमेंट है, बहुत बदमाश। कई लोग ऐसे होते हैं जैसा जाते हैं, जिधर जिस एरिया में रहते हैं ना वैसे ही बिहेव करते हैं। अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छे से रहते हैं, और कुछ बदमाश गुंडे बदमाश होते हैं ना, उनके साथ वैसे ही बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है कि इनके साथ तो ऐसा बिहेव करेगा और इनके साथ इस तरह से। तो आप याद रखना कि जब इनके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है तो वो कोवेलेंट बिहेवियर शो करेगा, जैसे आपस में करते हैं, और इनके साथ कैसे बिहेव करेगा, आयोनिक बिहेवियर शो करेगा। तब जैसे आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन है वो सोडियम के साथ जुड़ता है तो सोडियम हाइड्राइड बना रहा है NaH, तो इसकी नेचर कैसी होगी, तो आप कहेंगे कि इसकी नेचर आयोनिक होगी। और वही हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है CH4, तो बताइए अब ये बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट नेचर। तो हाइड्रोजन P ब्लॉक के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तब तो कोवेलेंट, और S ब्लॉक के एलिमेंट्स या यूं कहें इन D ब्लॉक के स्टार्टिंग के एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बना रहा है वो सारे के सारे कैसे होंगे, आयोनिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ये थोड़ा आइडिया, ये जो ट्रिक है आपको हेल्प कर रहा है कि कौन से कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड्स होंगे, कौन से आयोनिक नेचर के कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे पॉलिंग ने दिया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, वैसे मुलिकन ने भी बताया, मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल में क्या है, उसने बताया कि कोई भी एलिमेंट है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये लो फर्स्ट, और उस एलिमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन दोनों का सम वो क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एवरेज क्या बताएगा, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिसाइड करेगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा आएगी, और ये वैल्यू कम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ये कोई खास बात नहीं है, आपको सबसे जो फेमस है, सबसे बेस्ट है वो याद रखना। और वो कौन सी स्केल है, पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन से एलिमेंट की है, फ्लोरीन की। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। आप सारे याद नहीं रखेंगे तो एटलीस्ट इनको तो याद रखिए, फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसकी कितनी है, 4.0, 3.5 एंड 3.0। ठीक है, क्लोरीन की इससे थोड़ी कम होगी क्योंकि साइज बढ़ गई, इसकी भी कितनी है, 3.0। तो आप लोगों को ये 3-4 बातें याद रखनी है, और स्पेशली फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा फर्क है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो क्या थी कि भाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन यहाँ थोड़ा मामला थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है,
वो तो क्या था, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक आने दिए, ये लो। अभी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेंगे, जब डेफिनेटली उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब कोई सिस्टम किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो उसको गेन करेंगे। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि हाँ आप आइए, मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसको इनवाइट कर रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ मेरे घर में आइए, तभी वो आएगा। अगर मैं उसको नहीं बुलाना चाहूँ, वो मुझसे रिपेल हो रहा है, मैं उससे रिपेल हो रहा हूँ, तो वो मेरे घर में क्यों आएगा, मैं उसको अपने फैमिली में, अपने घर में क्यों एंट्री दूंगा। तो सीधी सी बात है, एटम इस इलेक्ट्रॉन को तभी एंट्री देगा अपने अंदर जब इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले अट्रैक्शन था लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़े अपनी तरफ खींचे। अभी क्या है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ही ले रहा है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, अट्रैक्शन होगा, तो सिस्टम से क्या रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, मान लीजिए पहले इस सिस्टम की एनर्जी थी वो 10 किलो जूल थी, इमेजिन कीजिए। ठीक है, अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, पहले जो थे सो थे। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर लिया तो कुछ एनर्जी बाहर निकल गई। ठीक है, और अभी इस सिस्टम की एनर्जी कितनी रह गई, 8 किलो जूल रह गई। तो अगर मैं इसको H1 मानता हूँ स्टार्टिंग की, और अभी बाद की एनर्जी का सिस्टम इसको H2 लिख रहा हूँ, या E1 E2 मान सकता हूँ, तो ये डिफरेंस है डेल्टा H। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ये डिफरेंस कितना होगा, बोलिए, H2 माइनस H1, ये लो H2 माइनस H1, तो H2 कितना है 8 और ये कितना है 10, तो कितना हो गया -2। -2 का मतलब क्या हुआ, -2 ये बता रहा है, माइनस में ये वैल्यू ये बता रही है कि इतनी एनर्जी क्या हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। तो जनरली हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये समझेंगे आप कि जब इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम या एटम द्वारा गेन किया जा रहा है तो उतनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। नेगेटिव का मतलब ये, उसमें इतनी एनर्जी की कमी आ चुकी। कमी क्यों आ चुकी कि इलेक्ट्रॉन लिया तो उसने उतनी एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एलिमेंट जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है। तो देखो बच्चों, ये समझने का फर्क है, आपको ऐसे समझना है, ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ज्यादा करेगा कि कम करेगा वो डिपेंड करता है किस पर, इस एटम की नेचर पर, हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी तो रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो मैं यूं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन लेने पर खूब एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसको ऐसे बोल सकता हूं कि सिस्टम की एनर्जी क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है, कमी आ चुकी है। तो आप लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रॉन लेने पर इस सिस्टम से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इन कई एलिमेंट्स के लिए, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी बाहर निकली है, बस इसका मतलब ये है। अभी मैं बोल रहा हूं कि एक सिस्टम ए है, ठीक है, उसके लिए जो डेल्टा ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है -10, इमेजिन कीजिए। और सिस्टम बी, उसके लिए इसकी वैल्यू -10 की बजाय -12 है, यानी मोर नेगेटिव है। तो आप क्या समझे कि सिस्टम ए यानी एटम ए ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कितनी एनर्जी रिलीज की, 10 किलो जूल, और एटम बी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कितनी रिलीज की, -12 -12 का मतलब है इतनी एनर्जी रिलीज कर दी। तो बताइए कौन सा एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एटम बी, क्योंकि तभी तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, ज्यादा रिलीज कर रहा है। समझ में आ गया होगा। तो समझने वाली बात यही है कि इलेक्ट्रॉन ले और एनर्जी निकल रही है, और जो निकलने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव का मतलब है निकलना। तो हम बात करते हैं कि जो एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में होगी, नेगेटिव वैल्यूज होगी। मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने वाले होंगे, आसानी से एनर्जी निकालने वाले होंगे इलेक्ट्रॉन लेने पर। इसका मतलब ये होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं, जिसको थोड़ा सिस्टमैटिक पढ़ लेते हैं।
जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, मैं बोल रहा हूँ ये जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट रिवर्स है। वहां क्या पढ़ा था, कोई भी गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी, उसको क्या नाम दिया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जस्ट उसका उल्टा, आइसोलेटेड एलिमेंट है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर कितनी एनर्जी निकाली, उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, आपके माइंड में ये रहना चाहिए हमेशा, डेफिनेशन से कुछ नहीं, आप रट भी लिए तो क्या हुआ, आपको समझना है। ऐसा कोई क्वेश्चन तो आता नहीं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ नहीं, इसकी एप्लीकेशंस आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। कोई इलेक्ट्रॉन ले, कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले और लेने पर वो एनर्जी रिलीज करे, उस रिलीज होने वाली अमाउंट को, या यूं के रिलीज होने पर जो उस एटम के एनर्जी लेवल में जो चेंज आया, जो डिफरेंस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव्स होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब आसानी से एनर्जी निकलती है। चलिए, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी एटम, ठीक है, एक एटम, ये छोटा एटम, यहां मैं इसको इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, ये लो, और एक बड़ा एटम, ये इतना बड़ा एटम मोटा सा, ठीक है, और यहां इलेक्ट्रॉन रखा, यहां इसकी न्यूक्लियस और यहां इसकी न्यूक्लियस। तो चलिए, कॉमन सेंस से, नॉर्मल वे में आपने क्या सीखा अब तक, अपना कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो और बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये वाला या ये वाला। तो हर किसी को दिख रहा है, ये इजीली इसको गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इजीली अट्रैक्ट होगी। तो बताइए, इजीली ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो डेफिनेटली ये एनर्जी भी ज्यादा आसानी से निकाल रहा होगा। तो बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, इस छोटे वाले के लिए या इस बड़े वाले के लिए। तो वेरी गुड, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, और इसकी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। अब हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए, मान लो लेना ही नहीं चाहे, बोल बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं तो लेना ही नहीं चाहता, मैं तो ऑलरेडी स्टेबल हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही क्या है, ये मोटू ऐसे बोल दे तो। लेकिन आप वो की कहते नहीं लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन तो लेना ही पड़ेगा। मोटू बोलना नहीं, मैंने नहीं लूंगा, क्यों, मेरा आउटर मोस्ट शेल पूरा का पूरा भरा हुआ है, मैं क्यों लूं साहब, मेरे को क्या जरूरत है, क्यों लूं। आप जबरदस्ती करेंगे, ये लेना नहीं चाह रहा, तो फिर क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो निकलने की बजाय आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ना होकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती डालना चाहोगे, लो साहब आप तो लो, ये बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लोगे, हम तो स्टेबल हैं, हमको जरूरत ही नहीं है, हमारे पहले वाले इलेक्ट्रॉन आप वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, बहुत से फैक्टर होंगे। फिर भी अगर आपने एफर्ट जबरदस्ती किया तो क्या होगी, वो नेगेटिव की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो चलिए, कंक्लूजन अभी तक क्या निकला, निचोड़ क्या निकला, छोटी साइज वाला एलिमेंट, ठीक है, छोटी साइज वाला एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा एनर्जी निकालेगा। ये बात समझ में आ गई। साइज बड़ी हुई तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं लेना चाहेगा, ठीक है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम नेगेटिव होगी, या यूं कहें कि वो एनर्जी कम निकालेगा, ठीक है। तो इसी को बेस बनाकर अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी वो आपने समझ ली। अब आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि साइज पर इसका क्या इफेक्ट है। तो इसका साइज पर क्या इफेक्ट है, साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, घटती है। ये लो, डेल्टा ईजी एच, वो घटती है, यानी आसानी से नहीं निकलती या कम निकलती। ये बात आपको समझनी है, मोटी सी बात, सबसे बड़ी बात, ठीक है। साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर नहीं जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया तो रिलीज होने वाली एनर्जी भी कम हो गई, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं पीरियड वाइज, हम बात करते हैं लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनमें सबसे छोटी साइज किसकी है? हर कोई जानता है अब तो, सबसे छोटी साइज किसकी है? फ्लोरीन की। तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, साइज क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है। तो इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू में कौन किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। इसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इसको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, इलेक्ट्रॉन ले रहा, बाहर एनर्जी निकालना। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नीचे जाने पर। लिथियम से नीचे क्या हुआ? सोडियम, फिर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, फिर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन के नीचे क्या? ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुनियम, इस तरह से। तो नीचे जाने पर साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो, या निकलने वाली जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी, कम होगी। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज फैक्टर की बात करें तो नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है। तो इन सब की, नीचे वाले एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी निकालने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? कम होगी। या यूँ बोल सकते हैं कि इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? कम होंगी। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब निकलने वाली एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर, और सेकंड और थर्ड पीरियड्स की बात कर रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो साइज बड़ी किसकी है? क्लोरीन की। ऑक्सीजन से बड़ी साइज किसकी है? सल्फर की। नाइट्रोजन से बड़ी किसकी है? फास्फोरस की। सेकंड पीरियड के एलिमेंट से बड़ी साइज किसकी है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की। ठीक है, जब साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन लेने पर जो निकलने वाली एनर्जी इनकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। निकलने वाली एनर्जी की अमाउंट क्या होनी चाहिए? कम। या यूँ कहें कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से साइज छोटी तो फ्लोरीन की है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने पर ज़्यादा एनर्जी किसको निकालना चाहिए? फ्लोरीन को निकालना चाहिए, मगर निकालता नहीं है। क्यों? ज़्यादा इसकी होती है। ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा किसकी होती है? ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी ज़्यादा हो रही है? फास्फोरस की। तो ऐसा चेंजेस क्यों हो गया, ये आपको पढ़ना है। देखो, साइज हमने पूरा पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज पर बहुत डिपेंड कर रही है। जिसकी साइज जितनी छोटी होगी उससे निकलने वाली एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लेने पर ज़्यादा होगी। यानी डेल्टा या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी। अभी तक तो ये पढ़ गए, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हम बोल रहे हैं कि इनमें और इनमें से साइज छोटी इनकी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी साहब ये ज्यादा निकाल रहे हैं। क्यों? ये पढ़ना है। क्यों ऐसा क्या हुआ होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ होगा। अब सोनू की शादी है, ठीक है, ये सोनू आपकी शादी मान लो, ठीक है। आप हम लोगों को बुला रहे हैं कि बारात में चलना है, हम बारात में चलने के लिए तैयार हैं, है ना सब तैयार। तो अभी सब बारात में चलने के लिए तैयार हैं। सोनू ने कहा कि सर एक तो ये छोटी गाड़ी बहुत लग्जरियस, बहुत अच्छी गाड़ी है, और एक ये बड़ी बस, इन दोनों में से आपकी जो मर्जी है उसमें बैठ जाइए। और हम बाराती, बाराती का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये लो। तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन इस लग्जरियस छोटी कार की तरफ, यानी हम इस कार की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या इस बस की तरफ? खटारा, हर कोई बैठना चाहेगा इस लग्जरियस कार में, मजेदार, खूब दूर जाना, हमको 500-600 किलोमीटर बारात जाएगी, इसमें जाना है। जैसे ही हम दौड़ के भागे भागे उस कार की तरफ जाते हैं, जैसे ही उसका गेट खोलते तो क्या देखा? बड़े बड़े से मुस्टंडे से 4-5 लोग तो पहले ही बैठे हुए हैं। बस में भी बैठे हैं, बस में भी बैठे हैं, भले ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठे हों, लेकिन इसमें खाली सीट है, स्पेसियस है। जैसे ही हम गए दौड़े दौड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, छोटे की तरफ। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? हमको पता है कि मजा आएगा, एंजॉय मिलेगा, अच्छी लग्जरियस कार है, लेकिन उसमें तो पहले से ही बैठे हैं और वो हमारी तरफ आंखें निकाल रहे हैं। कहाँ आओगे जनाब, यहाँ तो जगह ही नहीं है, रिपेल करेंगे। यहाँ पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। छोटा तो है फ्लोरीन,
फ्लोरीन छोटा तो है लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। वैसे ही हम इसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो गए, इस छोटी कार की तरफ, उसमें पहले से बैठे हुए वो मुस्टंडे क्या बोलेंगे, कहाँ आ रहे हो, यहाँ तो हमारे ही बैठने की बहुत दिक्कत हो रही है, ये भाई साहब बहुत जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, ठीक है, आप कहाँ आ रहे हो। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को मजबूरन यहाँ जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि पहले से जो इलेक्ट्रॉन है उनसे रिपल्सन फील करेगा, तो फिर इसमें इसको ज़्यादा कंफर्ट फील होगी कि कम से कम जगह तो है, 400-500 किलोमीटर जाना है, कार ना सही, कार में तो गए तो ज़्यादा मरेंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, क्यों ना इसी में बैठ चलें, यही तो डिसीजन लेंगे हम। ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। फ्लोरीन की साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, उसमें पहले से जो इलेक्ट्रॉन हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या फील करेंगे, रिपल्सन फील कराएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन की साइज तो बड़ी है, नो डाउट साइज क्लोरीन की बड़ी है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशियस है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें 3D ऑर्बिटल्स भी हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से या थोड़ा स्पेशियस होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिवली क्या है, लो है। तो बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉन जब जाता है, जाना तो चाहता है इसमें, क्योंकि साइज छोटी है, छोटी साइज में इजीली जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन पहले से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपल्सन फील करता है। दैट्स वाई इसमें इलेक्ट्रॉन जाने की बजाय इसमें जल्दी आसानी से जाएगा। तो बताइए जिसमें आसानी से जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो किस एलिमेंट के थ्रू एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ऑब्वियसली क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। या यूं पूछा जाए कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो क्लोरीन की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है कंपेरेटिव टू फ्लोरीन। ऑक्सीजन सल्फर में छोटा ये है, ज्यादा एनर्जी सल्फर निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस में, तो ये आप लोगों को कंपेरिजन याद रखना है, ठीक है। तो बाकी सब बातें वैसे ही हैं, साइज पर डिपेंड करता है, यहां चेंज हुआ है, कारण आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर्स और भी हैं, स्टेबिलिटी है, वो भी एक मायने रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में क्या है, बोरॉन। तो बेरिलियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है। तो साइज तो छोटी बोरॉन की है, लेकिन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है। तो आपसे पूछे कि बेरिलियम है, उसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है कि नहीं, वो लेना चाहेगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 और 2s2। 2s में इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है। तो बताइए 2s2 है, इसके आगे 2pb वगैरह होंगे, वैकेंट होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं, बताओ। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो रही है, कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेना चाह रहा। तो आप कहेंगे क्यों लेगा, स्टेबल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल था तो क्यों लेगा, वो डिस्टर्ब क्यों होना चाहेगा। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक फैक्टर है। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। देखिए 2p3, तो आपको पता है p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और ये कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहे तो p3 जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी लेने की नेचर क्या रहेगी। वो जब वो निकालना नहीं चाह रहा था, क्यों नहीं चाह रहा था, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा कि p3 निकालना नहीं चाह रहा, क्यों नहीं निकालना चाह रहा, कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। वो निकालना इसीलिए नहीं चाह रहा था कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लेना भी क्यों चाहेगा, अपना कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब क्यों करना चाहेगा, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना क्यों चाहेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, इनकी भी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी। चलो ले तो लेगा, लेकिन जितनी हमने सोची थी, जो उम्मीद की थी नाइट्रोजन से, वैसी एनर्जी नहीं निकल पाती, कारण इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो साइज पे डिपेंड करती है। साइज का क्या फैक्टर था कि साइज छोटी होगी तो नेगेटिव वैल्यूज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है।
उसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। अब हम नियोन की बात करते हैं। नियोन 10 क्या लिखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6। ठीक है, ये लो, ये 2s और 2p, 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरे का पूरा स्टेबल है। अब बताइए कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो ले लेगा क्या? बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? एकदम स्टेबल है। फिर भी आप जबरदस्ती करोगे तो ये तो एनर्जी नहीं निकालेगा, आपको देनी पड़ेगी। एफर्ट आप कर रहे हैं, जबरदस्ती आप कर रहे हैं। तो नियॉन की या इनर्ट गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उनकी वैल्यूज नेगेटिव में नहीं हुआ करती, किसमें होती है? पॉजिटिव वैल्यूज होती है। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई दीज इनर्ट गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो ये आप लोगों को देखना होगा। अब हम बात करते हैं इसकी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको वही बता दूं, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब हुआ करती है? जब बड़ी खुशी से कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और वो कब होती है? जब उसकी साइज छोटी होती है। ओके, कुछ एक चेंजेस आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रहे हैं। और कुछ हमने बात की सेकंड और थर्ड पीरियड की कंपैरिजन किया, वो किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन, उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी आपने देखा, इलेक्ट्रॉन लेने पर खुशी ज्यादा किसको मिलती है? कौन सा इलेक्ट्रॉन लेने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है? तो आपने कहा सर ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन is greater than electron gain enthalpy of fluorine। ये ज्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव वैल्यू इसकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाह रहा है? कौन ले रहा है? क्लोरीन। वो कम क्यों लिया था? हमने कारण पढ़ा था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ज्यादा रिपेल फील कर रहे हैं। तो देखो किसी एलिमेंट, एक मेटल ले रहा हूं यहां पर मेटल, ठीक है, और इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी हेलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन लेकर x माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या बना? m+1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? इसने ले लिया। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसका बताइए क्या हुआ? इसका देख रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन निकाला किसने? इस हेलोजन ने। वो क्या हो सकता है? फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हेलोजन कैसे बिहेव कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? तो देखिए इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला इन्होंने, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने पर खुश होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये लेने पर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ज़्यादा नेगेटिव है। तो इनका तो काम ही इलेक्ट्रॉन लेना है, इनकी तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, और ये मेटल से इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो मेटल का जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये इस स्टेट में आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। इसका मतलब मेटल का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो ऑक्सीडेशन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हेलोजन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हैं? पहला क्वेश्चन तो ये, हेलोजन्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? तो आपके पास है इसका कारण, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? मोर नेगेटिव होती है। एक क्वेश्चन। दूसरा, अब इनमें कंपेयर करवा रहे हैं क्लोरीन और फ्लोरीन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरीन, हम जानते हैं, वी नो दैट क्लोरीन हैज ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, ओके, कंपेरेटिवली टू फ्लोरीन। बट फिर भी फ्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीकारक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
We know that chlorine has greater negative value of electron gain enthalpy, although fluorine is good oxidizing agent. Why? Justify your answer. आप अपने आंसर को बताइए, क्यों ऐसा क्यों हुआ है? बात तो बड़ी अच्छी है, क्वेश्चन में एकदम साफ साफ लिखा है कि भाई इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली ले रहा है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहा है, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर किसको होना चाहिए था? क्लोरीन को ही होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा हो गया? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ेंगे 12th क्लास का एक पी ब्लॉक है, वहाँ पर पढ़ेंगे। तो फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होने की वजह से दोनों फ्लोरीन के एटम्स, फ्लोरीन इस फॉर्म में एफ फॉर्म में है, ये इस तरह से एफ और एफ ऐसा है, और ये क्लोरीन ऐसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो माना कि डेफिनेटली क्लोरीन जल्दी लेता है, वो हम लॉजिक जान चुके हैं। माना फुटबॉल तो मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, पर मेरे पैर बंधे हुए हैं, किसी ने मेरे पैर बांध दिए या मुझे कमरे में बंद कर दिया, बाहर ही नहीं आने दिया। मैं सबसे कहता हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉलर मैं ही हूं, मैं सबसे अच्छा फुटबॉल खेलता हूं, तो आओ ना ग्राउंड पर। तो मेरे पास बहाना है कि मुझे किसी ने कमरे में बंद कर दिया, फिर काहे का फुटबॉलर। ऐसे ही फ्लोरीन और क्लोरीन में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? क्लोरीन आसानी से लेता है। वो क्यों आसानी से क्यों नहीं ले पा रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन अब हुआ क्या है कि क्लोरीन से पहले फ्लोरीन टूट रहा है, मैदान में फ्लोरीन आ रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है क्योंकि जो बहुत छोटा है, दोनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, फटाफट टूट रहा है। इंटर एटॉमिक रिपल्सन, बॉन्ड डिस्टेंस बहुत छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा, फट से रिपेल करके टूट रहा है। क्लोरीन कंपैरेटिवली स्लो टूट रहा है, लेता होगा अच्छा, लेकिन मैदान में पहले कौन पहुंचा? फ्लोरीन। ये कहेगा अब मैं लूंगा इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा और इसको कन्वर्ट करेगा M+1 में, ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। कौन कर रहा है? फ्लोरीन। क्यों कर रहा है? मैदान में पहले आ गया, खेलता होगा अच्छा फुटबॉल क्लोरीन, मगर मैं अवेलेबल हूं, मैं मैच जिताऊंगा, ये तो आया ही नहीं, मैच स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से ग्राउंड में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो रखता ही था। वो अलग बात है, इसकी क्लोरीन की ज्यादा थी, इसकी भी कम नहीं है, ज्यादा थी, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन ले रहा था क्लोरीन, लेकिन अभी टूट ही नहीं पा रहा, मैदान में आ ही नहीं रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। जब तक टूटेगा नहीं, रिएक्शन में इन्वॉल्व कैसे होगा? तो कारण क्या हुआ? 2-3 लॉजिक और भी हैं। अभी हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं, उसमें आप ये कंसेप्ट बोल सकते हैं कि नो डाउट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोरीन, बट ये टूट नहीं पा रहा है, इसी फॉर्म में है। जब तक टूटेगा नहीं ना, और उससे पहले कौन टूट रहा है? फ्लोरीन। कारण उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। ये आ गया, एफ आ गया, फ्लोरीन आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका हो गया? फ्लोरीन का। तो स्टूडेंट, आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक बार मैं समराइज करता हूं। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन लेते ही जो एनर्जी निकलती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन का हुआ, क्यों हुआ आपने देखा। थैंक यू।